पुनियानी जी को आमंत्रित करता हूं। आईआईटी मुंबई के रिटायर्ड प्रोफेसर तो है, लेकिन साथ ही साथ इतिहास में उनकी दिलचस्पी काफी ये है। उन्होंने इतिहास को लेकर और हमारे देश में लोकशाही और सेक्युलरिज्म उसको लेकर बहुत सारी किताबें लिखी है। कुछ किताबें वहाँ टेबल पर भी है, आप प्रोग्राम के बाद वहाँ टेबल से आप उनकी किताबें भी ले सकते हैं। और YouTube में भी आप देखेंगे उनके बहुत सारे वीडियो है, ये सारे सवालों को लेकर जो उन्होंने चर्चा की है, देश की सांप्रत परिस्थिति को लेकर उन्होंने जो चर्चा की है। ऐसे डॉक्टर राम पुनियानी जी आज हमारे सबके बीच में है। भगत सिंह को याद करने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं आप सबसे संबोधन में। अध्यक्ष महोदय और साथियों, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरी नज़र में भगत सिंह का वही स्थान है जो देश की आज़ादी में जिन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, वो कुछ चंद व्यक्ति जो हैं उनमें भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। और इसके दो कारण हैं। एक तो वो विद्यार्थी जीवन से ही देश की समस्याओं के बारे में काफ़ी चिंतित थे, उसके बारे में पढ़ते थे, लिखते थे। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ इस बात से कि आपने पता नहीं, ज़रा हाँ ना में जवाब दीजिए, आपने जलियांवाला बाग का नाम सुना है? वेरी गुड। तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? अंग्रेज़ों का राज था और वहाँ एक ऐसी मीटिंग चल रही थी ओपन ग्राउंड में, और ये मीटिंग जब चल रही थी तो उस समय अंग्रेज़ एक ऑफिसर था, उसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर ने अपनी पूरी फौज लाई और जो लोग मीटिंग कर रहे थे उन पर गोलियां चलाई बिना वार्निंग दिए हुए, क्योंकि कभी पुलिस गोली चलाती है तो पहले वार्निंग देती है कि आप यहाँ से हट जाओ। बिना वार्निंग दिए हुए उन्होंने गोली चलाई और जो इससे लोग मरे, हजारों लोग मरे। तो भगत सिंह आपकी उम्र के होंगे, बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। जलियांवाला बाग गए वो, और वहाँ की मिट्टी एक बोतल में भर के लाए और उन्होंने अपने कमरे में रखी। क्यों? उन्होंने कहा ये मिट्टी मुझे याद दिलाएगी कि अंग्रेज लोग कितने जालिम हैं, जालिम क्रूएल, कितने अत्याचारी हैं, और हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है। तो एक मैं आपको सवाल पूछता हूँ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ना था, क्यों इस पे आगे है? हेलो, अंग्रेज़ों के खिलाफ क्यों लड़ना था? क्योंकि हम गुलाम थे। किसके गुलाम थे? अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो यहाँ एक बात आपको और बता दूँ, अंग्रेज़ों के आने के पहले, हेलो येलो शर्ट, हेलो, मैं बोल रहा था अंग्रेज़ों के आने के पहले यहाँ बहुत सारे राजा नवाब थे। राजा सुने आपने? चलो एक राजा का नाम बता दो जो महाराष्ट्र का सबसे अच्छा राजा था। शिवाजी महाराज यहाँ थे, दिल्ली में औरंगजेब था, दक्षिण में चोला राजा थे, अलग अलग राजा थे, कोई हिंदू कोई मुसलमान। पर वो हमारी गुलामी का पीरियड नहीं था। क्यों नहीं था गुलामी का पीरियड? गुलामी का पीरियड इसलिए नहीं था कि जो वो यहाँ से लगान वसूल करते थे, जो लोगों से पैसा वसूल करते थे, लगान का मतलब आपको पता है क्या? टैक्स। टैक्स आपको पता होगा, आपके घर में बात होती होगी, अरे इस साल बजट आया, टैक्स बढ़ा दिया गया, हमारा जीना और मुश्किल हो जाएगा। तो पहले जमींदार लोग, राजा लोग किसानों से टैक्स वसूल करते थे, तो वो लूट कर पर यही रहता था।
हमारी संपत्ति औरंगजेब या दूसरे राजा बाहर नहीं ले गए, ये आप याद रखेंगे। मुसलमान राजाओं ने जो राज्य किया वो गुलामी का पीरियड नहीं था। गुलामी कब से चालू होती है? अंग्रेजों के आने के बाद। गुलामी कब शुरू होती है? क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक अंग्रेज हमारी संपत्ति लूटकर बाहर ले गए, इंग्लैंड, लंदन, और दूसरा हमारे ऊपर जो शासन चलता था वो इंग्लैंड से चलता था। यहाँ दिल्ली में तो वाइसराय रहता था और वो वहाँ रहता था। इसीलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये बड़ा मजेदार सवाल है। हमको अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति कब मिली? नहीं, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। 1947, यानी हम आज़ाद कब हुए? तो अभी मालूम है आपको, एक बहुत बड़ी एक्टर है, वो बोली हमको आज़ादी 2014 में मिली। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा ये मैडम क्या बोल रही है? तो वो मैडम का नाम आपको बता दूं क्या? क्या है? क्या आपको पता है? नहीं पता? कंगना रनौत, वो जो पहले फिल्मों में काम करती थी ना, आजकल भी करती है, तो बोली कि हम आज़ाद हुए 2014 में। मैं बहुत शौक में चला गया और तब से हर एक मीटिंग में पूछता हूँ, भैया बताओ हम हमारे देश को आज़ादी कब मिली? और हर जगह जैसे आपने जवाब दिया, हमें आज़ादी मिली 1947 में। और आज़ादी मिलने के पीछे किसका हाथ था? आज़ादी मिलने के पीछे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, उन पे फोकस करेंगे, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी। और लोगों को लगता है कि भगत सिंह केवल पिस्तौल और बम, जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि वो पिस्तौल की खेती करते थे। पहले पिस्तौल को खेत में गाड़ देते थे, बोले जैसे हम गेहूं के दाने को खेत में डालते हैं खूब सारा गेहूं निकलता है, तो बोले हम बंदूक को भी ऐसे डालेंगे तो खूब सारी बंदूकें मिलेंगी जिससे हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। ये उनकी शुरुआत की सोच थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए, सबसे पहले वो इसमें एक दूसरा नाम मैं आपको बताता हूँ आज़ादी के आंदोलन का, उनका नाम था लाला लाजपत राय। क्या नाम था? तो अंग्रेजों ने एक बार क्या किया, लाला लाजपत राय अपनी मांग के लिए जुलूस निकाल के जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने उस पर लाठी चार्ज किया। क्या किया? लाठियों से मारा, बेरहमी से मारा, और उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो भगत सिंह और उनके साथियों ने सोचा, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो भगत सिंह और उनके साथियों ने सोचा हमको इसका बदला लेना है। तो क्या करेंगे? जिस अंग्रेज ऑफिसर ने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था हम उसका मर्डर करेंगे। बाद में उन्होंने कहा ये बदले लेने की बात ठीक नहीं होती, आंदोलन करना ज्यादा अच्छा है, ये भी बता दो। पर शुरू में क्या कहा उन्होंने? हमको बदला लेना है। तो बदला लेने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई और एक स्कॉट नाम का ब्रिटिश ऑफिसर था, उसको मारने के लिए उन्होंने योजना बनाई। पर गलती से क्या हुआ, स्कॉट के बदले सॉन्डर्स मारा गया। सॉन्डर्स नाम का पुलिस ऑफिसर मारा गया। तो क्या करेंगे भाई, पुलिस से तो बचना है। तो भगत सिंह कौन से धर्म में पैदा हुए थे बताइए? भगत सिंह कौन से धर्म में पैदा हुए थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? सिख। वेरी गुड, थैंक यू। मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। सिख धर्म में पैदा हुए थे, पगड़ी थी, बाल थे, दाढ़ी थी, तो ऐसे ही वो चलते तो अंग्रेज उनको पहचान लेते और पहचान के क्या करते? जेल में डाल देते। तो उन्होंने ये वेशभूषा बनाई। फोटो देखा आपने? भगत सिंह का ये फोटो सबसे पॉपुलर है। उन्होंने बाल काट दिए, दाढ़ी निकाल दी, पगड़ी निकाल दी और एक ब्रिटिश जेंटलमैन यानी अंग्रेज ऑफिसर बनके वो लाहौर के रेलवे स्टेशन पर गए। उस समय लाहौर इंडिया में था, अभी पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में गया। तो वो गए, तो ये वेशभूषा उन्होंने क्यों बनाई? अपने पुरानी वेशभूषा से इस वेशभूषा में क्यों आए? क्योंकि उनको पुलिस से बचना था। फिर तीसरी बात बताता हूँ, अंग्रेज लोग तो ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं। अभी आजकल भी ऐसे कानून बनते हैं जो लोगों के भले के नहीं होते, लोगों के भले के लिए नहीं होते।
कई कई बुद्धिजीवियों को, सोशल एक्टिविस्ट को जेल में डालने के लिए कानून बनते हैं। तो उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश थे, तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट किसके लिए था? मजदूरों के अधिकारों को कम करने के लिए। और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी एक्ट पब्लिक पर कंट्रोल करने के लिए था। तो भगत सिंह और उनके साथी इन्होंने ग्रुप बनाया था, ये नाम याद रखिएगा, उनके ग्रुप का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम था? तो उन्होंने कहा भाई अंग्रेज तो बड़े बड़े खराब कानून बनाते जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? तो भगत सिंह और उनके साथियों ने सोचा कि ये लोग हमारी मांगों के प्रति बहरे हो गए हैं, हमारी मांगे नहीं सुनते, तो क्या करेंगे? हम बोले पार्लियामेंट में, असेंबली से बम डालेंगे। बम किसी को मारने के लिए नहीं, आवाज करने के लिए कई बार बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। राइट रॉन्ग? तो उन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर पार्लियामेंट में गए, बम लेके गए, और वो बम ऐसा था जो आवाज ज्यादा करता था और मारता नहीं था। तो असेंबली में उन्होंने देखा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से मैंने अगर बम फेंका तो कोई नहीं मरेगा, पर लोगों में आवाज जाएगी। आप समझे कौन सा बम था? आवाज करने वाला या मारने वाला? भगत सिंह का क्या उद्देश्य था? अंग्रेजों को मारना या उनको सुनाना? तो सुनाने के लिए उन्होंने बम फेंका, उसी के साथ पर्चे डाले, लीफलेट डाले। लीफलेट में लिखा था कि अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। आजकल हमारा नारा क्या होना चाहिए? इनकलाब जिंदाबाद का मतलब है समाज को बेहतर दिशा में ले जाना, समाज को बराबरी की तरफ ले जाना। आज बराबरी है क्या? गरीबी अमीरी के बीच में कुछ लोग कितने अमीर हैं आपको पता है? कुछ लोग कितने अमीर हैं? अभी एक शादी हुई थी ना, उसमें कितना खर्चा हुआ था? 5,000 करोड़। और वो जिसकी शादी हुई, तो मैं बैठ के हिसाब लगाया, गणित का हिसाब लगाया कि वो बंदा 1 मिनट में कितना कमाता है। 1 मिनट में कितना कमाता है तो पता लगा वो 1 मिनट में 36 लाख रुपया कमाता है, जो मैं कभी 3 साल 4 साल भी नहीं कमा सका IIT की नौकरी करते करते। और मैं तो फिर भी बीच में हूँ, मेरे से नीचे कितने लोग हैं? तो वो तो 36 लाख जन्म भर नहीं देखेंगे। हमको ऐसा समाज चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो भगत सिंह का उद्देश्य था एक ऐसा समाज बने जिनको मजदूरों को पूरी मजदूरी मिले, किसानों को पूरा उनका उत्पादन का मूल्य मिले, और विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले। आज शिक्षा कितनी महंगी होती जा रही है। अभी मेरे दोस्त मुझे घर से लेने आए, मैं पूछ रहा था भाई आपके इंस्टीट्यूट का क्या हाल है? बोले जब मैं आया तब साल का 5,000 रुपया, पूरे इसका 5,000 रुपये लेते थे, जो वापस कर देते थे आखिर में। अब बोले 10-15 हज़ार शुरू में ही ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि आपको लेंगे कि नहीं लेंगे। शिक्षा का बुरा हाल है। प्राइवेट स्कूल्स कितनी फीस होती है? अरे वो 3 साल की मेरी पोती थी, उसके लिए मेरे बेटा और वो परेशान थे कि भाई डैडी इसको अभी स्कूल में डालना है, पैसे नहीं है। मैं बोला कितने पैसे चाहिए? बोले 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा सॉरी, मैं पूरी जीवन भर पढ़ा, 2 लाख रुपए तो मैंने कभी देखे भी नहीं, कभी दिए भी नहीं। तो भगत सिंह का उद्देश्य केवल बम चलाना नहीं था। बाद में उन्होंने क्या कहा, उस पर आता हूं। भगत सिंह का उद्देश्य था बराबरी का समाज बने, और वो बराबरी के समाज के बनने के लिए उन्होंने तरीका क्या इस्तेमाल किया? अब मैं
ये तो अच्छी बात है कि हमारे साथियों ने कार्यक्रम का आयोजित किया, नहीं तो मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा सकता। उस समय भी प्रेस में बहुत बंधन थे, लोग सुनते नहीं थे। तो भगत सिंह ने बोला कि अगर हम वहाँ बम डालेंगे, बम फेंकेंगे, कोई मरेगा नहीं, हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी बम डालने के बाद वो भागे नहीं, खड़े रहे, मैंने बम डाला है, क्या करना है कर लो। उनको पकड़ा गया। वो जेल में जब कोर्ट के सामने गए, बोले तुम्हारा वकील कौन है? बोले मैं खुद का वकील खुद हूँ, मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा। क्यों कहा उन्होंने कहा मुकदमा लड़ते समय मैं अपनी बातें जो कहूँगा वो मीडिया को लिखना पड़ेगा, उसके माध्यम से मैं पूरे देश में इनकलाब जिंदाबाद, मजदूरों के अधिकार, किसानों के अधिकार, गरीबों के अधिकार के बारे में बात करूँगा। सोचिए कितना समझदार व्यक्ति था। फिर बाद में उन्होंने देखा, एक तीसरी बात बताता हूँ। तीसरी बात देखा कि यहाँ उस समय कुछ लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़ा रहे थे। आपने सुना होगा, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते हैं, नफरत फैलाते हैं। जैसे अभी कल मैंने पढ़ा, एक 7 साल का बच्चा, आपसे भी छोटी उम्र का होगा, जो आपको दीदी या भैया बोलेगा, 7 साल का बच्चा टिफिन लेके गया। अब टिफिन में क्या था कि टिफिन में बिरयानी थी। अब बिरयानी सुन के मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। और वो बेचारा बिरयानी ले गया, उसके हेडमास्टर ने उसको पकड़ के स्टोर रूम में बंद कर दिया। बोले तुम बिरयानी लाए हो, तुम मटन खाते हो, तुम बीफ खाते हो, करके उसको गिरफ्तार कर लिया। ये धर्म के नाम पे बखेड़ा करते हैं। फिर कोई भी चीज लिया तो धर्म को ले आते हैं। भगत सिंह ने शुरू से देखा कि धर्म के नाम पे जो लड़ाने वाले हैं वो देश को आगे नहीं ले जा सकते। दोहरा रहा हूं मैं, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, वो देश को आगे नहीं ले जा सकते, वो देश को पीछे ढकेलते हैं, वो काय की बातें करते हैं। अब धर्म के बारे में बताऊं। धर्म के बारे में भगत सिंह इस निष्कर्ष पर आ गए कि धर्म का दुरुपयोग करके समाज में अंधविश्वास फैलाया जाता है। अंधविश्वास, एक होता है विश्वास, एक होता है साइंस की सोच, वैज्ञानिक सोच। वैज्ञानिक सोच यानी 2 और 2 कितना होगा? 4, ये वैज्ञानिक सोच है। और वो कोई बाबा, कोई अंधविश्वास फैलाने वाला, वो अपनी मर्जी से कुछ भी जवाब देगा, उसमें कुछ विज्ञान नहीं लगाएगा। तो भगत सिंह वैज्ञानिक सोच के बहुत बड़े उपासक थे। वो कहते थे दुनिया में विज्ञान की सोच के आधार पे ही आगे प्रगति हो सकती है। आपने देखा होगा हमारे देश में, अभी मेरे परिचय में क्या कहा गया, मैं कहाँ काम करता था? IIT में। 27 साल तक IIT में काम करता था। IIT में क्या रिसर्च होता था? पहले होता था भाई गणित का, एस्ट्रोनॉमी का, इसका उसका। आजकल इसमें भी अंधविश्वास डाल रहे हैं। ये चीज़ों के खिलाफ जो भगत सिंह ने देखा, तो पहली बात उन्होंने कही कि धर्म के नाम पे जो दंगे, धर्म के नाम पे दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? धर्म के नाम पे जो दंगे करवाए जाते हैं, वो लोग देश की प्रगति नहीं चाहते, वो देश को पीछे ढकेलना चाहते हैं, पुराने समय में ढकेलना चाहते हैं। जबकि जहाँ तक धर्म का सवाल है, तो मैं आपको 3 मजेदार बातें बताऊंगा, फिर बातें में आऊँगा कि भगत सिंह क्या मानते थे। धर्म में अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, मैं बताता हूँ। अपने देश में 3 धर्म बहुत बड़े हैं। कौन कौन से हैं? 3 बड़े धर्म कौन से? हिंदू, वेरी गुड, दूसरा इस्लाम, तीसरा क्रिश्चियनिटी। अब मैं तीनों का एक एक नैतिक मूल्य आपको बताता हूँ। या मैं ये बताना चाहता हूँ, नैतिक मूल्य किसी भी धर्म से आए उसका आदर करना चाहिए। तो आप जरा पहचानो, पहला नैतिक मूल्य मैं बोल रहा हूँ, वसुधैव कुटुंबकम। कौन से धर्म से आया? कौन से धर्म से आया? हिंदू धर्म से आया। थैंक यू वेरी मच। क्या मतलब है इसका? अगर मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा हूँ तो मैं क्या अपने पड़ोसी से, दूसरे मुसलमान से
क्रिश्चियन से नफरत करूँगा? यस नो? क्यों? पूरा दुनिया मेरा परिवार है। आज ये लोग इसी धर्म के नाम पे दूसरों से नफरत करते हैं, और जब नफरत करते हैं तो दंगे करवाए जा सकते हैं। दूसरा एक आपने सुना होगा, बताओ कौन से धर्म से है ये? दूसरा है लव दाय नेबर, पड़ोसी से प्यार करो। इसका दूसरा मतलब मत ले लेना, नहीं तो आपके माँ बाप मुझे डांटेंगे। क्या क्या होगा इसका? कौन से धर्म से है ये? ईसाई धर्म से। ईसाई धर्म, इसका क्या मतलब है कि आपके पड़ोस में, मैं एक ईसाई हूँ, मेरे पड़ोस में मुसलमान है, हिंदू है, नास्तिक है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उससे भी अच्छे से डील करूँ। तीसरा ख्याल से सुनिएगा, जवाब दिया तो मुझे बहुत खुशी होगी। बताइए कौन सा धर्म बाकी रह गया? हिंदू आ गया, क्रिश्चियन आ गया, कौन सा बाकी रह गया? इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपका पड़ोसी भूखे पेट रहता है तो आपके लिए जन्नत के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। क्या मतलब है? हिंदू के नैतिक मूल्य, मुसलमान के नैतिक मूल्य, क्रिश्चियन के नैतिक मूल्य, ये एक दूसरे से मेल खाते हैं। भगत सिंह ने इस बात को पहचाना और फिर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को देखा। लोग सोचने लगे कि भगत सिंह तो केवल बम और पिस्तौल में विश्वास रखते हैं। तो जब वो जेल में थे, पहली बात बताऊँ, जब वो जेल में थे तो जेल में भी रहकर उन्होंने आंदोलन चालू रखा। अन्याय हो रहा था जेल में, कैदियों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे, तो भगत सिंह ने वहाँ भी अपनी भूख हड़ताल चालू कर दी। और दोस्तों, उस समय भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले जवाहरलाल नेहरू। मेरे ख्याल से आज तक भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें सबसे बेस्ट वो थे। IIT की स्थापना की, एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की, इसरो की स्थापना की, बाघा नंदा सरीखे बांध बनवाए, इंडस्ट्रीज बनवाए। तो जवाहरलाल नेहरू को तो मिलने गए और उनको देख के उनका दिल बहुत पसीज गया। ये नौजवान 22-23 साल के नौजवान जेल में भूख हड़ताल कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि इनको अंग्रेजों की नीतियों से विरोध में। उसी समय विवाद चालू हो गया कि कौन से रास्ते से आज़ादी मिलेगी। हमको क्या बंदूक और बम से आज़ादी मिलेगी? तो उसके जवाब में मैं सारांश में कह दूँ, सुनिए, सारांश में कह दूँ, भगत सिंह ने अपने पिता किशन चंद को लेकर लिखा कि देखिए, आज भारत में जो बड़ा आंदोलन चल रहा है वो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है। किसके नेतृत्व में चल रहा है? अपने पिताजी को कहा कि इस आंदोलन में जुड़ना ये देश की आज़ादी का रास्ता होगा। जिसको हम बम और पिस्तौल से पहचानते हैं, उसने महात्मा गांधी की सबसे बड़ी तारीफ की। एक और लेख लिखा, कीर्ति नाम की पत्रिका में, वो लगातार लिखते थे। पता नहीं ऐसा नौजवान इतने काम कैसे करता था। कीर्ति पत्रिका में लेख लिखा 1920 के दशक में, 1930 के दशक में, कि आज भारत में जितने भी लीडर्स हैं उसमें जवाहरलाल नेहरू सबसे ज़्यादा प्रेरणा के स्रोत हैं। ये भगत सिंह की संकलित रचनाओं में आपको ये लेख मिल जाएगा। तो आज गांधी और नेहरू की जो आलोचना करते हैं, वास्तव में वो भगत सिंह की भी आलोचना करते हैं। दिखावे के लिए भगत सिंह की तारीफ करते हैं, पर जो भगत सिंह ने बात कही कि अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति के लिए गांधी का रास्ता सबसे उचित है, भारत के भविष्य के निर्माण के लिए नेहरू का रास्ता सबसे अच्छा है, ये भगत सिंह ने अपनी रचनाओं में कहा। और एक बहुत प्यारी बात, इससे मैं शुरू करने वाला था पर इससे अंत कर रहा हूँ। प्यारी बात क्या? अब जेल में रह रहे हैं, क्या करेंगे? टाइम है, आप सोओगे 6 घंटे 7 घंटे, बाकी 16 घंटे 15 घंटे 18 घंटे क्या करोगे? तो भगत सिंह को पढ़ने की बहुत आदत थी। पढ़ने की आदत थी तो हर जेल में एक लाइब्रेरी होती है। जेल में लाइब्रेरी होती है तो भगत सिंह ने अपनी लाहौर की जेल की सभी किताबों को पढ़ लिया। फिर जेलर को बोला, जेलर साहब मेरे में मेहरबानी करो ना, लाहौर में इतनी और लाइब्रेरीज हैं, वहाँ से किताबें लाके मुझे दो।
मैं कोई बड़ी बात तो कर नहीं रहा, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि मुझको किताबें जाके दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और इतना बड़ा ज्ञान का सागर लेकर भगत सिंह चलते थे। और उसकी प्यारी घटना यह है, भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी 24 मार्च को। 24 मार्च को फांसी दी जाने वाली थी। अंग्रेज सरकार डर गई कि अगर लोगों को पता चल गया फांसी दी जाने वाली है तो इस 23 साल के नौजवान के लिए पूरा देश दीवाना है, पूरा देश उनके सामने खड़ा है, तो पूरे लोग जमा हो जाएंगे, हम इनको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो उन्होंने 23 मार्च को ही फांसी देने का फैसला किया। आप याद रखेंगे भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च। अब फांसी देने के पहले का घटना सुनिए। जेलर आता है, भगत सिंह के पास जाता है, बोलता है भगत चल तेरी फांसी का वक्त हो गया है। भगत सिंह दुखी नहीं थे, भगत सिंह रोए नहीं कि मुझे फांसी होने वाली है। वो तो एक बिल्कुल जिंदा दिल की तरह आखिर तक थे। तो जेलर को बोलते हैं जेलर साहब मुझे 10 मिनट का टाइम और दे दो। बोले क्यों भाई, तेरे को तो मरना है तो 10 मिनट से क्या फर्क पड़ने वाला है, तेरे को मरना है 10 मिनट से क्या फर्क पड़ेगा। बोले नहीं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ समाज के परिवर्तन के बारे में, क्रांति के बारे में। वो किताब मैं पूरी कर लेता हूँ तो मैं बड़ी खुशी से आपके साथ फांसी के तख्ते पर झूल जाऊंगा। अब एक बात आप इशारों से समझेंगे तो बहुत अच्छा है। अपने महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को वीर कहा जाता है। किसको वीर कहते हैं? वीर सावरकर। अंडमान की जेल में थे तो वीर जी ने क्या किया, अंग्रेजों को 5 लेटर लिखे। अंग्रेजों की आलोचना करने वाले नहीं, बोले भाई बाप आप तो मेरे पिता हैं, मैं आपका बेटा हूँ, मैं भटक गया था, मुझे वापस ले लो और जेल से छोड़ दो। और वो माफी की उसको कुछ लोग कहते हैं, इसकी हम बहुत तारीफ करते हैं। भगत सिंह जो 23 साल का था, उसके पिता ने उनको कहा बेटा भगत तेरी उम्र ही क्या हुई है, 23 साल का तो है, न तेरी शादी हुई है, न मैंने अपने पोते पोतियों को देखा है, तो अंग्रेजों से माफी मांग ले। कौन करे? भगत सिंह का पिताजी। भगत सिंह ने जवाब दिया ऐसा आप फिर से कहेंगे तो मैं आपको अपना पिता नहीं मानूंगा। उसके उलट उन्होंने अंग्रेजों को लिखा मुझे फांसी क्यों दे रहे हो, मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने, बंदूक चलाने वालों के सामने खड़ा कर दो और मुझे गोलियों से उड़ा दो, मैं क्रांतिकारी हूँ, मौत को मैं गले लगाना चाहता हूँ देश की आजादी के लिए। मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, भगत सिंह कितना समझदार, कितना क्रांतिकारी और आम लोगों के लिए अपना पसीना बहाने वाला, अपना खून बहाने वाला, अपना आंसू बहाने वाला, इससे बड़ा व्यक्ति भारत में कोई नहीं हुआ। बड़े लीडर्स की तुलना करना गलत है, मैं मानता हूँ सबने अपना अपना योगदान दिया। अम्बेडकर ने अपना योगदान दिया, गांधी ने अपना योगदान दिया, सुभाष चंद्र बोस ने अपना योगदान दिया, सरदार पटेल ने अपना योगदान दिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने अपना योगदान दिया। और इसीलिए हमारा भारत भगत सिंह के रास्ते पर चलकर धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर डेमोक्रेसी बना। याद रखिए, सेक्युलरिज्म आकाश से नहीं टपका, सेक्युलरिज्म हमारे बीच में से आया है। भगत सिंह जैसे लोगों के, अंबेडकर जैसे लोगों के, गांधी जैसे लोगों के, जो सभी धर्मों के लोगों का बराबरी से आदर करते थे। और इसलिए याद रखिएगा, जहाँ एक तरफ भगत सिंह को हम सलाम करते हैं, उनके एक साथी थे, उनका नाम था अशफाक उल्लाह। क्या नाम था? अशफाक उल्लाह ने भी बड़ा योगदान किया। पर हाँ, ये बात मानना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई, समझ और समर्पण डेडिकेशन, इसमें भगत सिंह के मुकाबले कोई नहीं आता। तो आज एक मैं आपको सवाल देता हूँ, अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो क्या करते? आज भगत सिंह जिंदा होते तो मेरी समझ है
कि आज धर्म के नाम पे जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पे जो प्यार फैलाते हैं, उनको मैं गले लगाना चाहता हूँ। धर्म के नाम पे जो प्यार फैलाते हैं उनको मैं गले लगाना चाहता हूँ, पर धर्म के नाम पे जो नफरत फैलाते हैं वो लोग खराब हैं, वो लोग खराब हैं। इससे जो नफरत फैलाते हैं उसे तानाशाही सरकार आती है, लोकतंत्र खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है भगत सिंह आज अगर होना चाहिए था, भगत सिंह के जैसे लोग होना चाहिए जो एक सोच समझ, देशभक्ति, समर्पण, इसके आधार पर देश में सभी धर्मों का आदर करते और धर्म के नाम पे नफरत फैलाने को वालों की आलोचना करके उस राजनीति को हराने की पूरी कोशिश करें। अंत में दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कुछ बातें आपको मैं पहुँचा सका, क्योंकि भगत सिंह के बारे में कहने में बहुत विशाल है। उनकी किताबें उपलब्ध हैं, उनकी मैंने एक योजना बनाई थी, एक बार निकाला भी था, भगत सिंह कथा। भगत सिंह कथा वो अभी ख़त्म हो गई है और मेरे पास साधन नहीं है उसको फिर से सामने लाने का, पर ऐसी चीज़ें हमको सीखने की ज़रूरत है जो हमको प्रेरणा दे। और आपकी उम्र पे मैं कहूँगा ये बहुत ज़रूरी है कि हम अंधविश्वास में न फंसे। भगत सिंह का मुख्य आलोचना धर्म के बारे में थी कि इसके कारण लोग अंधविश्वास फैलाते हैं और ये अंधविश्वास के आधार पे लोगों का शोषण होता है। आपको दो उदाहरण दे दूँ। गुरमीत राम रहीम इंसान का नाम सुना, आसाराम बाबू का नाम सुना? क्या करते हैं? अंधविश्वास, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और उसके आधार पे लोगों का शोषण करते हैं। तो भगत सिंह से प्रेरणा लेकर नंबर 1, हम सभी धर्मों के लोगों का आदर करें। नंबर 2, तार्किक सोच, रैशनल थिंकिंग के आधार पे अपनी सोच को बनाएं। और नंबर 3, बराबरी के समाज के लिए संघर्ष करें। थैंक यू वेरी मच।